हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल एस। और मैं आकाश गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके एमसीक्यूज। गाइस, आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने में आया या लाइव सेशन में क्वेश्चन आया कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है। ठीक है गाइस, मैं मानता हूँ कई क्वेश्चन का लेवल इजी हो रहा, कुछ का टफ भी हो रहा, और आप वो काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट्स ए वेरी नाइस थिंग कि आपको कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी आपको इजी लगना शुरू हो गए। ये तो आपके लिए एक अच्छी बात है। तो दैट्स टफ क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करता हूँ लेके आने की। बट यहाँ पे जो मेरी एमसीक्यू सीरीज़ है, इसका मकसद सिर्फ आपके साथ एमसीक्यूज को रूबरू करवाना नहीं है। उसका मकसद जो है वो ये है कि मैं एमसीक्यूज को डिस्कस करते वक्त उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें आपको बताऊं, ताकि आपका नॉलेज बेस बढ़ सके और आप तक वो चीज़ें पहुंच सके जो अदरवाइज़ आप किसी नोट्स में या यूट्यूब वीडियो में आप डेवलप नहीं कर पाओगे, और जो मोस्ट पॉसिबल डाउट्स कैंडिडेट्स के माइंड में आते हैं बट वो पूछ नहीं पाते या भूल जाते हैं या उनको पता नहीं चलता इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है ना गाइस? तो मेरे एमसीक्यू सीरीज़ जो है, इसका मकसद मतलब कि यही है कि आप इन चैप्टर्स में आपकी वैल्यू एडिशन हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और पता चल सके। क्योंकि मेरे से पहले भी तो यहाँ पे ट्रिपल एस में हरमीत सर वगैरह ने लेक्चर्स तो डेवलप करवाई ही है, उन्होंने भी अच्छा ही पढ़ाया हुआ है। बट मेरा इसके साथ और ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपका नॉलेज बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आपके एग्ज़ाम में आराम से 30 में से 23-24 मार्क्स आ जाएँ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये है कि भाई आज मैं गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये आप एक सेकेंड ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताऊँ ये आज कुछ अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसका। ये अगर अपलोड नहीं हो पाया तो मैं जो इसकी जो पीडीएफ है, आज के एमसीक्यू पीडीएफ जो है, ये ट्रिपल एस के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो वहाँ पे तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के इसको अटैम्प्ट करना जो लाइव सेशन में देख रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर के बाद डाली जाती है ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आप वहाँ से उठाओ, वहाँ से अटैम्प्ट करो क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो देखो, अपने आंसर्स को टैली करो और कंसेप्ट को समझो। और उसके साथ दूसरा जो क्वेरी है, जो कि कल का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें कई बच्चों ने बोला था कि ये सर ये फिर से समझाना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर था क्या नहीं था, तो एक यही कुछ ही बच्चों को डाउट था, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखो और पूरी वीडियो के एंड में मैं बता दूँगा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कल की वीडियो में था, ठीक है, तो वो मैं लास्ट इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और ये है पहला क्वेश्चन, विच इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। देखिए गाइस, ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिल्कुल यही 4 हैं। आपको इन चारों का मतलब समझना है और देखना है कौन सी कब यूज़ होगी, मतलब कि कौन से एमसीक्यू में कौन सा इसका ऑप्शन आएगा। और इनका मतलब क्या है कि आपको मिलते जुलते वर्ड्स करेंगे पर इनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जब भी आपको चीज़ें ना सेम जैसी दिखने वाले ना, तो उनमें डिफरेंस ढूंढो ताकि आपको पता चल सके आपने एमसीक्यू में क्या मार्क करना है। तो इन चारों में क्या डिफरेंस है, पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी ये बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी प्रॉपर, मतलब कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सको, वो प्रॉपरली वो एक इंसान की नॉलेज में आ सके। ये नहीं है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी टफ फिगर्स में बताई गई है। जैसे अगर सपोज करो आप एक जैसे जे.एन.के के बैंक है, जे.एन.के के बैंक की हर क्वार्टर में, मतलब कि 3-3 महीने में उनकी मीटिंग होती है और वो बताते हैं हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर वो अपना ऐसे वहाँ पे बैलेंस शीट आप कस्टमर्स के सामने रखते हैं, हाँ भाई ये हमारे एसेट हैं, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, ये हमारे एसेट हैं, इस तरह से वो बता दें, तो आम बंदे तो समझ नहीं आएगा। तो एक अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी में हमने अपना डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आम बंदे को, लेमैन को समझ आ जाए। ठीक है। रेलिवेंस क्या होती है, रेलिवेंस होती है मतलब कि रेलिवेंट का क्या मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है। सपोज करिए अब आज का टाइम अगर मैं देखूँ, ठीक है, आज के टाइम में कोविड चल रहा है, ठीक है, अब तो जो हालात ही कम हो गया और आई होप थर्ड वेव नहीं आए, कोविड-19 चल रहा है। अब कोविड-19 में अगर मैं बोलूँगा कि कोई बच्चा जो है वो कहीं पे ऑफलाइन जो है वो स्कूल जाता है, मतलब कि एक तरह से स्कूल जाना वो असली डेट में रेलिवेंट नहीं है। या फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कि जैसे अगर जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे,
ठीक है। आज के टाइम में टच स्क्रीन का ज़माना, पुराने मोबाइल फ़ोन्स थे उनमें QWERTY कीपैड वाला फ़ोन भी आता था, ऐसे करके ABCD इस पर बने होते थे, वो आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंस का यही मतलब है, अगर सपोज करो जैसे अभी हम 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, तो इसमें अगर मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं देखूँगा 2018 में क्या रहा उनका रिपोर्ट, 19 में क्या रहा, 20 का हवा थी, मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ क्योंकि कोविड ईयर था। ये नहीं है कि किसी कंपनी में शेयर लगाने के लिए 2021 में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसका अकाउंट चेक कर रहा हूँ 2002 के, वो उसका कोई यूसेज नहीं होता, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली वो होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि 2021 की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2021 में ही बने, ना कि 2025 में हम बना रहे हैं। कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम दो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं, देखें कि इस कंपनी की बैलेंस शीट ज़्यादा अच्छी है इसकी, और तब होगा जब इक्वल टाइम जब इनके बीच पीरियोडिसिटी सेम हो रही, मतलब कि अगर ये 3 महीने में बना रहे हैं तो ये भी 3 महीने में बनाए, या फिर अगर ये 8 साल में बना रहे हैं तो ये भी 8 साल में 1 ईयर में दोनों बनाएं, और साथ साथ में कॉमन यूनिट हो, मतलब कि दोनों रुपीज़ में बनाए या दोनों डॉलर में बनाए। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया जाए, उसमें कोई भी बायस ना हो, उसको डिस्क्रिमिनेट वे में किसी एक के फेवर में या किसी एक के अगेंस्ट नहीं लिखा जाए, जबकि ट्रस्ट वर्दी हो, क्लियरली प्रेजेंटेड हो। तो आज इसका ऑप्शन क्या आएगा? क्लियरली प्रेजेंटेड का ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन रिलायबिलिटी आएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ट्रस्ट वर्दी, जिसको साफ साफ प्रेजेंट किया गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है या कोई भी इसमें गोल गप्पा कोई स्कैम वगैरह नहीं हुआ है। देखिए अब ये चीज़ जो है आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन के जरिए हमने इन चारों को मतलब समझ लिया ना, तो ये जब जितना भी मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसको इस पार्ट को फिर से देख के इसके नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको फ़ायदे में रहोगे आप। अब आता है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए कौन सा, मतलब कि वो कहाँ से प्रमोट होता है, इसका आंसर है कंपेरेबिलिटी। अभी बताया ना मैंने, कॉमन फॉर्मेट, पीरियोडिसिटी सेम होनी चाहिए, अगर कोई करेंसी है वो सेम होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट? देखिए गाइस, मैंने बताया था 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 बताए थे, एक रियल, एक नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में भी 2 कैटेगरीज आ जाती है, एक आता है इनकम और गेन, एक आता है एक्सपेंस या लॉस। तो देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? जो सैलरी अभी कंपनी ने, एक फर्म ने अपने उनको वर्कर्स को देनी है, ठीक है, भाई कंपनी है वहाँ पे कोई काम करता है, उसकी मैंने सैलरी देनी थी, वो अभी दी नहीं है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये क्या है? ये मेरी, देखो अब कोई भी चीज़, अब आपको फ़र्क समझना है, कोई चीज़ इनकम गेन और एसेट लॉस तब होती है। एसेट तब होता है जब अभी हमने उसको बेचा नहीं, ठीक है, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो मेरा एसेट है, लेकिन उस बिल्डिंग को बेच के कुछ पैसा मैं कमाऊंगा, वो मेरी इनकम बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, अभी मैंने सैलरी दी नहीं है तो वो मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। क्या है वो? लायबिलिटी। लेकिन अगर सैलरी में देखूँ, जैसे यहाँ पर सैलरी भी दी है, सैलरी क्या हो गया? वो मैंने कोई खर्चा किया है अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपने मुलाजिमों पे खर्चा किया है, तो वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस तो भाई नॉट ए नॉमिनल अकाउंट बोला हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। और अब आपसे मैं कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस में आता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस में आता है, ठीक है। और हाँ, यहीं से कमेंट से पता चला, कल का मैंने क्वेश्चन दिया था कि 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन सी है, उसका सब ने अच्छा आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेट और ग्रोइंग कंसर्न, यही इसका आंसर है, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, फिर से यही क्वेश्चन आ गया, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है? देखिए परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेजेस क्या होती हैं? कोई मैंने अपनी दुकान में सामान खरीद के लाया बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स या गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, ठीक है। तो परचेजेस क्या है? परचेजेस एक तरह से मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने वो किया ना, जब मुझे कोई प्रोडक्ट मैं तभी बेच पाऊँगा ना जब खरीदूँगा, तो भाई ये तो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल में तो आएगा। सेल्स क्या है? सेल्स क्या है? सेल्स में भी इनकम या गेन में आता है,
तो ये भी नॉमिनल में आएगा। कैश क्या है? कैश मेरा एसेट है। कैश क्या है? एसेट। और एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो भाई ये रियल अकाउंट है तो नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर ये क्या आएगा? अब इसको ध्यान से समझना, है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर करेंगे। क्रेडिटर कौन होता है? हमने जिसके पैसे देने हैं, मेरी कंपनी है ए, मैंने बी से सामान उठाया, बी को मैंने 10,000 रुपया देना है, बी को मैंने 10,000 रुपया देना है। तो मैंने क्योंकि किसी के पैसे देने हैं तो ये मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है कि मैंने उसके पैसे देने हैं ना। बी की बैलेंस शीट के हिसाब से दे तो उसके लिए तो मैं डेप्टर हूँ क्योंकि मैंने उसका पैसा देना है, तो बी मुझे अपना एसेट कंसीडर करेगा। लेकिन ए यानी कि मैं ये बी क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। तो मैंने इसको 10,000 देना था, ठीक है। बी मेरा क्रेडिटर था, इसने मुझे क्रेडिट दिया था, उधार दिया था, तो तब ये क्रेडिटर बन गया। इसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, इसने बोला अच्छा भाई साहब 10,000 छोड़ो, आप 8,000 दे देना। कितने दे देना? 8,000। 2,000 का मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ क्रेडिटर से वो क्या हो रहा मेरा? वो मुझे फ़ायदा हो गया, वो मुझे गेन हुआ या इनकम गेन बट एक चीज़ ही होती है। तो ये क्या हो गया मेरा? इनकम आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और मैं फिर से बता देता हूँ, आज तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट आएगा? अब उसके बाद आता है द टर्म करंट एसेट डजंट कवर। करंट एसेट कौन से होते हैं? दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होता है करंट, एक होते हैं नॉन करंट। करंट होते हैं जो 1 साल के अंदर जिससे आप पैसा बना लेते हो, ठीक है। तो डेप्टर्स जो हैं, इसमें ये डेप्टर्स वो होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा उधार लिया तो जनवरी 1 साल के अंदर पैसा दे रहे थे, तो ये तो नहीं आएंगे। स्टॉक क्या हुआ? जो मेरी दुकान में सामान बचा पड़ा हुआ है वो भी 1 साल के अंदर बिक जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ? सपोज तो मैंने किसी को प्रीपेड एक्सपेंस तो आप समझ लो जैसे एडवांस, ठीक है। मुझे कोई सामान लेना था, 1 महीना पहले उसकी पेमेंट कर दी, तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि महीने 1 साल के अंदर उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कार करंट एसेट में नहीं आती क्योंकि जो मैं कार खरीदता हूँ 1 साल के लिए नहीं खरीदता, वो जनवरी 10-15 साल के लिए कार खरीदी जाती है, ठीक है। तो एक कार जो एक कंपनी की ली गई है वो करंट एसेट नहीं आएगी, ठीक है। वो फिक्स एसेट हो जाता है। फिक्स एसेट हो गया जो लंबे समय के लिए चलेगा, जैसे आपकी लैंड, बिल्डिंग। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट मैं पिछले वीडियोस में भी पढ़ा चुका हूँ। गाइस जो मेरी वीडियोस आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी लास्ट 2 वीडियोस भी देखे, मैंने काफ़ी कंसेप्ट उसमें क्लियर करने की कोशिश की है। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपने किसके साथ मैच करना है? रेवेन्यू के साथ। एक्सपेंसेस को किसके साथ मैच करना है? रेवेन्यू के साथ। आपने जो पैसा कमाया, ठीक है, जब मैं जिन्होंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया हुआ है तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे हम करते हैं डेबिट, यहाँ पे हम करते हैं क्रेडिट, है ना। तो डेबिट साइड यहाँ पे हम क्या एंट्रीज कर रहे होते हैं? परचेजेस हो रही, हमारे जो खर्चे हुए, ठीक है, हमने किसी तो सैलरी दी, ये सब वगैरह, है ना। और क्रेडिट में हम क्या करते हैं? जो हमारी सेल्स हुई, ठीक है, कोई हमें इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ, ये सब चीज़ें। तो गाइस ये आप देखो तो ये इस साइड हमारा क्या आ रहा है? रेवेन्यू। और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सपेंसेस। तो मैचिंग कंसेप्ट से ही हमारी बनती है क्या? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट। और मैचिंग कंसेप्ट ही बोलता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, ठीक है। दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एटुअल कंसेप्ट, एटुअल बेसिस का आता है। और एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस, मतलब कोई प्रॉफिट को आप मानते नहीं तो बट सारे लॉसेस को आप कंसिडरेशन में हो। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये होता है कंजर्वेटिज्म, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये है डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। तो लेकिन मैचिंग कंसेप्ट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाइस ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी अपने टेलीग्राम चैनल है उनमें भी शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। और अगेन ये वीडियो सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं, फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ए पर्सन हु ओज मनी टू फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। अगर किसी बंदे ने किसी फर्म से कोई गुड्स लिए, ए पर्सन हु ओज, जैसे ये मेरी फर्म है, फर्म ए, ठीक है,
मैंने किसी को अपना सामान बेचा, ये बंदा है, इसका नाम है तो राम। मैंने राम को अपना सामान बेचा और इसने अब मनी देनी है, ठीक है। मैंने इसको गुड्स दिए, इसको गुड्स चले रहे हैं, अब इसने मुझे पैसा देना है, ठीक है। ये पैसा जो है ये दे रहा ना, ज़रूर दे रहा, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, किसी ने मेरा पैसा देना, वो कौन है, मेरा डेप्टर है। कौन है मेरा डेप्टर, उसने मेरा उधार देना है। और डेप्टर क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि चलता फिरता पैसा। सपोज मैंने इसको 10,000 का माल बेचा, तो इसने मुझे ये चलता फिरता 10,000 रुपये है मेरे पास, ठीक है। मैं कभी भी इसको बोल के अपना पैसा निकलवा सकता हूँ। अकाउंटिंग हैज़ बीन रेफर्ड टू एज, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्या आएगा इसमें, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट, सप्लायर कौन होते हैं, सप्लायर वो होते हैं जो मुझे माल बेचते हैं। एक होते हैं मेरे कस्टमर्स जिनको मैं माल बेचता हूँ। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो मुझे माल सप्लाई करते हैं, और जो मुझे माल सप्लाई किया जाता है, जो गुड्स मुझे सप्लाई किए जाते हैं, वो क्या होती है, परचेजेस। क्या होती हैं, परचेजेस, क्योंकि परचेज वही गुड्स है जिनको मैं रीसेल चाहिए, यानी कि आगे बेचने चाहिए, खरीदवा। बाकी सेल्स में क्या आता है, सेल्स में आता है वो प्रोडक्ट जिनको हम आगे बेचते हैं, ठीक है। जनरल वेजर, नॉमिनल वेजर इसमें कवर नहीं होती, तो परचेजेस वेजर इसका आंसर आएगा। बुक कीपिंग क्या है, देखो अकाउंटेंसी था तो आपने सबने पढ़ा है, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग भी आर्ट और साइंस बोथ है, आर्ट और साइंस बोथ है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। अनसोल्ड मर्चेंडाइज मतलब आज मेरी दुकान में कोई सामान नहीं बिका, जरूरी थोड़ी ना मेरी दुकान में जो सामान है एक दिन में सारा बिक जाता है, तेरा कोई फास्ट फूड का काम तो है नहीं। तो अनसोल्ड मर्चेंडाइज जो है ऑन ए पर्टिकुलर डे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक तो ठीक है, आपको तो ऑप्शन पता चल गया, लेकिन मैं आपको पता है मैं देखता हूँ जिस क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन को डिस्कस करना पड़े मैं उनको भी करता हूँ। परचेज रिटर्न क्या होता है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें यहाँ पे आती है परचेजेस, क्योंकि ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम देना आता है। परचेज क्या हुआ, मैंने कुछ सामान खरीद के लाया बेचने के लिए, सामान जैसे मैंने 1 लाख रुपये का खरीदा, लेकिन उसमें से मुझे लगा 20,000 का सामान ये मेरे काम का नहीं है, या ये एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं इसको वापस करूँगा, ये आता है परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूँ, परचेज रिटर्न कहाँ पर एंट्री हो रही थी, परचेज की एंट्री अगर डेबिट साइड है तो परचेज रिटर्न इसका उल्टा होगा, वो क्रेडिट साइड चला जाता है, ठीक है। अगर सेल यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड, तो सेल रिटर्न डेबिट साइड। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बैड डेप्ट क्या होता है, वो पैसा जो कि मुझे नुकसान हो गया। देखो डेप्टर जो है वो मेरे लिए एसेट है, बट बैड डेप्ट क्या है, वो लॉस है, क्योंकि अब पता चल गया अब इसने पैसे देने ही नहीं है आपको, नेचुरल सी बात है। जरूरी थोड़ी ना जो पैसा आपसे कोई उधार लेते जाता है सभी पैसे वापस नहीं करते, हमने भी बहुतों के उधार देने होते हैं, हमारे भी बहुतों ने देने होते हैं जो वो नहीं देते, जो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट में ये क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट क्या आएगा, क्योंकि लॉस है तो ये इसकी एंट्री डेबिट साइड होगी। सेल रिटर्न अभी मैंने आपको बता दिया, सेल्स अगर क्रेडिट साइड है तो सेल रिटर्न यहाँ पे। सेल रिटर्न क्या हुआ, मैंने किसी को सामान बेचा, देखो मैंने अपनी दुकान से किसी को सामान बेचा, सेल्स थी 2 लाख रुपये की, लेकिन उसने मुझे बोला 50,000 का सामान वापस कर दो, तो वो क्या हुआ, मुझे लॉस हो गया ना भाई, ठीक है। तो 50,000 का लॉस में कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, डेबिट साइड। अब आते हैं कल के 12th क्वेश्चन पे। कल का 12th क्वेश्चन क्या था वो भी आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद वीडियो तो अभी रुकिए, मैं आगे कंक्लूड करने वाला हूँ। 12th क्वेश्चन ये था कि अगर मैं कोई चीज़ को मार्केट प्राइस पे अपनी बुट्स पे बनाऊँगा, मार्केट प्राइस पे एलोकेट करूँगा, तो कौन से कंसेप्ट की वॉल्यूएशन है। गाइस अगर कोई चीज़ मार्केट प्राइस पे एडजस्ट की जाती है तो वो किसकी ओरिजिनल या हिस्टोरिकल कॉस्ट का वॉल्यूएशन है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, उस प्रोडक्ट को ओरिजिनल कॉस्ट पर बनाओ। जैसे सपोज करो मैंने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपये है, मार्केट प्राइस आज की डेट में 120 रुपये है, तो मैं बुट्स में एंट्री उसकी मार्केट प्राइस से करूँ या 100 रुपये से करूँ। एक तो होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, वो बोलता है इन दोनों में से जो कम है उसमें कर दो, क्योंकि हमने लॉस को कंसिडर करना है, लॉस है 100 रुपये में, बट हमने प्रॉफिट जो कि 120 हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट प्राइस में कोई गुड्स रह जाते हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का वॉल्यूएशन है।
गाइस आई होप आज की वीडियो आपको फिर से पसंद आई होगी। अब इस चैप्टर में जितने MCQs फर्स्ट चैप्टर में करने थे वो हमने कर दिए हैं। अब हम कल करेंगे इसके आगे के चैप्टर जो होती है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल हम उसके MCQs को कवर अप करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अकाउंट और जो कि आज तक क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट होता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हैव ए नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड।